Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है श्री राम IAS के YT चैनल पे। आज हम अराउंड द वर्ल्ड के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो लास्ट वीक हुआ था उसको मैं कवर करने वाली हूँ। एज यूजुअल आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कोई भी फोरम में और मैं आपका जवाब, जो क्वेश्चन है उनका जवाब मैं दे दूंगी। बिफोर आई कम टू द न्यूज, ठीक है, न्यूज से आने से पहले मेरे को आप लोगों से एक प्रश्न पूछना था और बेसिकली आप देर इज नो रिटन राइट और रॉन्ग आंसर टू दिस, ठीक है, और देर इज नो, आप इसको गूगल में मत ढूंढने जाइए या आप चैट जीपीटी में मत ढूंढने जाइए, ठीक है। मेरे को पूछना था कि आपको क्या लगता है कि जियोपॉलिटिक्स में इमोशंस का काम होता है क्या, या इमोशंस का कोई वैल्यू रहता है क्या? एंड इमोशंस मतलब not from the civilian perspective but from a policy making perspective. क्योंकि जब हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स या डिसीजन मेकिंग की या पॉलिसी मेकिंग की, हम हमेशा बात करते हैं कि ट्रीटेड लाइक अ चेस गेम, राइट। वहां पे जब आप चेस खेलने जाते हो तो यू हैव टू थिंक वेरी स्ट्रैटेजिकली, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, क्या आगे सामने वाला कैसे चाल चलने वाला है, तो हम वैसी चीजें सोचते हैं एंड उसी के बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं। तो इन सारी चीजों में क्या आपको लगता है कि कंट्रीज आर इमोशनल अबाउट सर्टेन थिंग्स, सर्टेन अदर कंट्रीज, या दे आर इमोशनल अबाउट सम स्टेप की बात करें, या ऐसा कुछ भी जो कि कंट्री नहीं करना चाहेगा या करना चाहेगा बिकॉज ऑफ इमोशंस? एंड उस समय पे ऑफ कोर्स द लीडरशिप विल डेफिनेटली मैटर, बट तभी भी क्या आपको लगता है इमोशंस मैटर? Why am I asking this question? मैं इस कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ, क्योंकि जब मैं न्यूज लास्ट वीक पढ़ रही थी तो वर्ल्ड अराउंड वॉज सो डिजास्ट्रस। कोई भी एक स्ट्रेंथ की कहानी मुझे नहीं मिली। इट वॉज ऑल अबाउट वॉर्स, इट वॉज ऑल अबाउट कोलैटरल डैमेज, it was all about more and more conflict, more and more failures, more and more why the international community is just giving up hope, right? And यहाँ पे मेरे को लगा कि क्या आज का दिन जो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी का एरा है, वहां पे क्या पॉलिसी मेकर्स दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग टू बिल्ड a more of soft power related relations? क्या every country is trying to showcase its power, military power only? Why is it that we are suddenly in a geopolitical chaos जहां पे the chaos is leading to so much of collateral? कोलैटरल का मतलब क्या है? अगेन फॉर दोज हु डोंट नो, कोलैटरल मीन्स जब हम कोई वॉर होता है उसमें जो मासूम लोग मारे जाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है, जो मतलब बेसिकली पार्ट भी नहीं है उस वॉर के, उनको जो नुकसान पहुंचता है उसको कोलैटरल बोला जाता है। तो आज के दिन द कोलैटरल डैमेज हैज रियली स्पाइक्ड अप। हिस्ट्री में आप देखिएगा तो कई वॉर्स हुए हैं, राइट। लास्ट फ्यू इयर्स अगर हम देखते हैं, डिकेड्स की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान से लेके इराक, उसके अलावा इजराइल में तो हमेशा चलता रहा है कॉन्फ्लिक्ट। बट ये जो भी वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी उसमें इतना बायलैटरल डिजास्टर नहीं था जितना कि आज है। एंड समवेयर एवरीथिंग हैज गॉन फार मोर टुवर्ड्स again hard power negotiations from the time the pandemic hit. वो रिकवरी कहीं ना कहीं ऐसा दर्शा रहा है कि there is just no sign of bonhomie की बात करें या कोई something positive in geopolitics that is missing. So what do you think? That's what I wanted to ask कि क्या आपको लगता है कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद का जो जियोपॉलिटिक्स है वो काफी नेगेटिव हो रहा है? इट इज बिकमिंग टू डार्क. एंड माय सेकंड क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स वाज, डू यू थिंक इमोशंस हैव अ प्लेस इन जियोपॉलिटिक्स? राइट, प्लीज, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग योर आंसर्स. आते हैं इस लास्ट वीक में क्या हुआ था. वेरी फ्यू अपडेट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन प्रिपरेशन.
as I said, was a very very डार्क वीक आई वुड पॉइंट आउट। तो सबसे पहला ये था कि भाई इजराइल के जो एम्बेसडर हैं यूएन में, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि भाई UNRWA, दैट इज द यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, जो पैलेस्टीनियन लोगों के लिए काम करता है, डिस्प्लेस पैलेस्टीनियन लोगों के लिए, उनको बोला गया है कि भाई आप जेरूसलम से निकल जाइए बाय द एंड ऑफ जनवरी। एंड जब डेडलाइन खत्म हो गया तो उनको बोला गया कि भाई एज सून एज पॉसिबल निकला जाए। द रीजन वाई दे हैव आस्क्ड UNRWA टू लीव जेरूसलम इज बिकॉज इजरायली पार्लियामेंट में, दैट इज ऑल्सो नोन एज केनेसेट, वहां पे बातचीत हुई है कि UNRWA ने ऐसे कई पैलेस्टीनियंस को रिक्रूट किया था जिनका हाथ 7 अक्टूबर अटैक्स में था। वो आते थे, पैलेस्टीनियन लोग आते थे UNRWA में काम करने के लिए, और वहां पे आके उन्होंने सारा रिपोर्ट्स निकाला था, सारा मूवमेंट ऑब्जर्व किया था। उनको पता था कि भाई कहाँ पे लूप होल्स है, और उसी को एक्सप्लॉइट करते हुए उन्होंने 7 अक्टूबर का अटैक किया था। इसी वजह से UNRWA को बोला गया है कि भाई आप जेरूसलम से निकल जाइए, विच बेसिकली मीन्स दैट जो एक टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन था पैलेस्टीनियंस के लिए, वो आज के मतलब अभी से नहीं काम करने वाला है इजराइल में। पैलेस्टीनियंस जो वेस्ट बैंक में रहते थे, उनको अभी जो एड आएगा वो जॉर्डन की तरफ से आएगा, rather than from UNRWA, from within Israel. This is again not, but this is going to be a big jolt for the Palestinians, क्योंकि कुछ भी मतलब हाँ ऐसा कुछ मेजर नहीं किया था UNRWA ने, बट तभी भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी UNRWA ने कई जो वेस्ट बैंक में एरियाज हैं वहाँ पे उन्होंने काम किया था। एंड जेरूसलम ही क्यों है, क्योंकि जेरूसलम से अगेन फ्रॉम जेरूसलम जो ओल्ड सिटी है एकदम, उसी के बाद जो ईस्टर्न जेरूसलम के थोड़ा सा आगे से आपका पैलेस्टाइन शुरू हो जाता है। बॉर्डर उन्होंने बना रखा है, वॉल बना रखा है, वॉल के उस तरफ ही आपका पैलेस्टाइन आ जाता है, वेस्ट बैंक बेसिकली। तो वहाँ पे UNRWA ने अगेन दे हैव रियली वर्कड ऑन द स्ट्रीट्स, वो भी अब खत्म होने वाला है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, लेबनान बॉर्डर को लेके सीज फायर हुआ था लेबनान के साथ आफ्टर लेबनान ने कहा था कि वो अलाउ नहीं करेंगे हिजबुल्लाह को और अटैक करने के लिए इजराइल पे। उन्होंने ये भी कहा था कि अब लेबनान के ग्राउंड से, सॉइल से कोई भी अटैक नहीं होने वाला है, दे आर गोइंग टू मेंटेन पीस विद इजराइल। एंड इसके रिटर्न में इजराइल ने कहा था कि वो विड्रॉ करेंगे, बट अब नेतन्याहू ने कह दिया कि नहीं, हम बॉर्डर एरिया से विड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक पीस मेंटेन नहीं हुआ है। तो नेतन्याहू ने कहा है कि भाई जो ऑब्लिगेशंस थी लेबनान गवर्नमेंट की वो फुल्ली इन्फोर्स्ड नहीं हुई हैं, इसी वजह से इजराइल इज गोइंग टू कंटिन्यू बीइंग ऑन द बॉर्डर एरिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हाँ, यूएस का सपोर्ट है कि हम विड्रॉ नहीं करेंगे। उसी दिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा कि हाँ, इजराइल को कुछ और समय दिया जाए ताकि वो फुल्ली विड्रॉ करे। सो दे हैव बेसिकली गिवन अ शॉर्ट टेम्पररी एक्सटेंशन टू द सीज फायर। तो ये तो हमें पता ही था कि ट्रम्प गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव अ ब्लैंक चेक टू इजराइल। नेतन्याहू's गवर्नमेंट जो अभी दिखने लगा है कि सीज फायर के लिए भी जो इजराइल की तरफ से कंडीशंस मेंटेन करने की थी वो नहीं, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इजराइल नहीं कर रहा है एंड उसका पूरा समर्थन यूएस दे रहा है। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। पाकिस्तान का कहना है कि यूएस विड्रॉल के समय पे ऐसे कई यूएस वेपन्स थे जो कि रह गए थे और ये अब तालिबान के हाथ में है और तालिबान उसको यूज कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को जैसे कि टीटीपी को। इसके जवाब में यूएस ने कहा है कि ऐसा कोई भी वेपन वो नहीं छोड़े गए थे। जब विड्रॉल हुआ था तब बहुत ही स्ट्रैटेजिकली किया गया था और ये चीज ध्यान दी गई थी कि कोई भी मेजर वेपन्स या वेपन सिस्टम ना छूटा गया इन अफगानिस्तान। बट बात यह भी सच है कि ऐसे कई सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स की बात कर रही हूं, आज के दिन तालिबान के पास है। द विड्रॉल वॉज नॉट स्ट्रैटेजिक, इट वॉज मेड इन अ हरी। ठीक है, तो बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं कि यूएस वेपन्स हैव बीन यूज्ड
नेक्स्ट आते हैं श्रीलंका और इंडिया के रिलेशंस के ऊपर। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है कि श्रीलंकन नेवी फिशरमैन पे फायर कर रही है। सो उनका कहना है कि उन जो इंडियन फिशरमैन है जो श्रीलंकन वाटर्स में एंटर कर रही है, अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल उनको अरेस्ट करना चाहिए रादर देन फायरिंग करनी चाहिए। एंड श्रीलंका का जवाब है ये जो फिशरमैन थे वो बहुत अग्रेसिव थे, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा था, इसी वजह से उन्होंने फायरिंग की है। जनवरी 2025 में ही अराउंड 60 इंडियन फिशरमैन हैव ऑलरेडी बीन अरेस्टेड। और ये एक मेजर कंसर्न आ ही रहा है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका रिगार्डिंग व्हाट टू डू अबाउट इलीगल फिशिंग या इंडियन फिशरमैन एंटरिंग इनटू श्रीलंकन वाटर्स। जब श्रीलंका के प्रेसिडेंट इंडिया आए भी थे कुछ महीने पहले, तब इस पे भी बात हुई थी एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट कि भाई एक डायलॉग के थ्रू रिकंसिलिएशन किया जाएगा, बट अभी तक वो डायलॉग शुरू नहीं हुआ है, जिसका मतलब है दैट बोथ दी साइड्स आर टेकिंग अगेन एडहॉक मेजर्स। अरेस्ट हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो दे आर स्टार्टिंग टू फायर, जिसमें अगेन कोलैटरल ज्यादा होगा, फिशरमैन आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड मोस्ट। कोई भी चॉइस से नहीं क्रॉस करता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, नो फिशरमैन बाय चॉइस इज गोइंग टू क्रॉस एंड डू दैट डेंजरस जॉब। फिश नहीं है अवेलेबल, ओवर फिशिंग हो चुका है एंड दे डोंट हैव एन एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन। That is the reason why they are going ahead and crossing the International Maritime Boundary Line, IMBL, to do fishing on the illegal waters, or illegally Sri Lankan waters. Which basically means that अगर हमें इसका solution करना है इस problem का, there has to be a domestic policy जहाँ पे fishing communities को empower किया जाए, उनको opportunity मिली जाए for moving away from fishing dependency to other kinds of employment. Other than that, ये प्रॉब्लम रहेगा ही एंड दिस इज गोइंग टू गेट वर्स। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। कैनेडियन कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पे देयर वाज नो लिंक बिटवीन निजर्स असैसिनेशन एंड अ फॉरेन कंट्री। सो जो जून 2023 में निजर वाज शॉट डेड, उसमें ये कहा गया है, जो रिपोर्ट ने कहा है कि भाई जो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो कहा है वो बात सच नहीं है। देयर इज नो ट्रूथ बिहाइंड दैट। बेसिकली कोई भी फॉरेन कंट्री का हाथ नहीं था। तो ये रिपोर्ट बेसिकली ये साबित करता है जो अब तक इंडिया कह ही जा रहा था कि भाई प्रूफ है तो दिखाओ, बिकॉज इंडिया का हाथ इसमें नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिस is also coming at a time when elections are about to happen. जस्टिन ट्रूडो के जो ऑपोजिशन में खड़े हो रहे हैं उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि भाई जस्टिन ट्रूडो ने बहुत सारी चीज़ें की हैं जो गलत हैं, जिसके वजह से आज कनाडा को रिपरकशंस फेस करनी पड़ रही हैं। आते हैं नेक्स्ट न्यूज किम जोंग उन के ऊपर। नॉर्थ कोरिया ने एक सी टू सरफेस स्ट्रैटेजिक क्रूज मिसाइल का टेस्टिंग किया है। 1500 किलोमीटर का रेंज है एंड ये डेटरेंस प्रूव करने के लिए किया गया है, बट डेटरेंस से ज्यादा दिस वॉज ऑल्सो अ सिग्नलिंग दैट नॉर्थ कोरिया इज बिकमिंग अ पावर टू रेकन विद। अभी आज के दिन नॉर्थ कोरिया के साथ आप यू कैन नॉट यूज थ्रेट्स, आप पावर यूज नहीं कर सकते हो। देर इज ऑफकोर्स दैट अब डेटरेंस का गेम आ चुका है। आप कोई भी थ्रेट से या वो काइंड ऑफ अग्रेशन से नॉर्थ कोरिया को आप अभी you cannot stop it. And अगर नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया का एक्सेस स्ट्रॉन्ग बनता गया तो इट्स गोइंग टू बी अगेन अ पावर, अ सेंटर ऑफ पावर बनेगा एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ सिचुएशन जहां पे ये जो एक्सेस है ये धीरे धीरे इट्स चैलेंजिंग एवरी सिंगल अलायंस ऑफ यूएस, चाहे वो साउथ कोरिया की बात हो, चाहे वो वाया ईरान इजराइल की बात हो, चाहे वो दे आर टेकिंग डाउन यूरोपियन यूनियन वाया यूक्रेन। तो दे आर बेसिकली चैलेंजिंग द अलाइज ऑफ यूएस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आते हैं नेक्स्ट न्यूज। ईरान और रशिया के ट्रीटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ये होना ही था। जब ये एक्सेस बन गया था तो ये तो ऑब्वियस था एंड ईरान का रशिया के तरफ टिल्ट होना वो भी ऑब्वियस था व्हेन डोनाल्ड ट्रंप हैज कम टू पावर। सो कहीं ना कहीं ये दर्शा ही रहा है दैट द एक्सेस जो आप देख रहे हो इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग एंड दिस काइंड ऑफ ट्रीटी बेसिकली मीन्स कि अब रशिया फुल फ्लेजेड सपोर्ट करेगा ईरान को न्यूक्लियर होने में। सो ईरान के न्यूक्लियर होने में ज़्यादा दिन
है नहीं, महीने हैं नहीं, बट क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या ईरान को न्यूक्लियर बनना है, एक्चुअली में बनना है कि नहीं। क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर बन गया तो यूएस के सैंक्शंस और तेजी से आएंगे एंड इट इज इन फेवर ऑफ ईरान कि वो उस पोजीशन में रहे कि वो दोनों साइड्स के साथ निगोशिएट कर पाए। बट अगेन डिपेंड्स ऑन हाउ डोनाल्ड ट्रंप बिहेव्स vis-a-vis ईरान एंड व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी ही टेक्स। अगर अग्रेसिव स्टैंड लिया तो ईरान न्यूक्लियर होने में ज्यादा वक्त नहीं वेस्ट करने वाला है। अब आते हैं अगले न्यूज पे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो बेसिकली डीआरसी और रुवांडा के बारे में है। तो M23 एक रिबेल ग्रुप है, ठीक है, जिन्होंने गोमा ईस्टर्न डीआरसी को कैप्चर किया है। यहां पे है गोमा है लेक किवू के पास, स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन में है क्योंकि यहाँ पे लिथियम मिलता है एंड बिकॉज इट इज क्लोज टू लेक कीवू, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रेड होता रहता है। अगेन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पार्ट है ये। तो क्या हुआ है कि जो M23 ग्रुप है ये एक तुत्सी लेड ग्रुप है, ठीक है, 2012 में फॉर्म किया गया था एंड जब रुवांडा में जेनोसाइड हुआ था 1994 में और तुत्सीस के अगेंस्ट हुआ था, तो कई ग्रुप्स थे जो भाग के आ जाते हैं रुवांडा में, सॉरी डीआरसी में, और यहां पे फॉर्म होता है उनका खुद के ग्रुप्स, जैसे कि एक नेशनल कांग्रेस फॉर द डिफेंस ऑफ पीपल फॉर्म किया गया था, जो कि माइनॉरिटी जो तुत्सीस हैं उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब उसी समय पे कांगो में भी वॉर शुरू हो जाता है और जो एनसीडीपी है वो अग्रेसिवली फाइट करने लगते हैं अगेंस्ट जो हुतूस के जो रुवांडा से भाग के आते हैं आफ्टर द जेनोसाइड, उनके अगेंस्ट। अब यहां पे जब ये शुरू होता है दी ग्रुप्स एथनिक लाइंस में डिवाइड होने के बाद, जो द वायलेंस दैट स्टार्ट्स बिटवीन द एनसीडीपी जो तुत्सीस का ग्रुप था अलॉन्ग विथ इट जो हुतूस रिफ्यूजी का ग्रुप था, उनके अगेंस्ट में जब वायलेंस शुरू हो जाता है तो रुवांडा और डीआरसी के बीच में भी ये एस्केलेशन शुरू हो जाता है। एंड जब ये एस्केलेशन शुरू होता है, जो पावर सेंटर्स हैं, चाहे वो रुवांडा के पावर सेंटर्स हों या डीआरसी के पावर सेंटर्स हों, वो एक दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करने लगते हैं टू फाइट अगेंस्ट ईच अदर, राइट। अब यहां पे ब्रेक अवे ग्रुप्स आने लगती हैं, जैसे कि आपका M23 आता है फ्रॉम दी एनसीडीपी। अब ये जो M23 है वो ज्यादा वायलेंस की तरफ चला जाता है एंड इट स्टार्ट्स चैलेंजिंग डीआरसी। अब why does it start challenging DRC is because they do not want any kind of regulation or rules stopping them from attacking the Hutus who have fled from Rwanda. अब यहां पे शुरू होता है कि यूएन मीडिएशन फेल करता है, केनिया आता है, केनिया मीडिएट करने की कोशिश करता है, बट केनिया का मीडिएशन भी फेल कर जाता है। लास्ट ईयर अंगोला ने ट्राई किया था M23 और डीआरसी के बीच में मीडिएशन करने का, बट वो भी फेल हो चुका है। आज के दिन देखा जाए तो M23 ने एक सीरियस अटेम्प्ट करने के बाद गोमा शहर को कैप्चर कर लिया है और इस पर्टिकुलर रेबेल ग्रुप के अगेन गोमा का कैप्चर करना विच इज गोइंग टू एस्केलेट द इशू बिटवीन रुवांडा एंड डीआरसी। ये सिर्फ एक रेबेल ग्रुप वर्सेस स्टेट की बात नहीं है, यहाँ पे दो स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पर्टिकुलर रुवांडा और डीआरसी, ईस्टर्न डीआरसी का जो इशू है वहां पे 120 आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो कि एथनिक लाइंस में डिवाइडेड है एंड इन एथनिक लाइंस में ये आर्म्ड ग्रुप्स आर ईदर सपोर्टिंग M23 और देयर अगेंस्ट इट। सो इट इज जस्ट नॉट द टू स्टेट्स हु आर फाइटिंग, बट देयर आर मल्टीपल आर्म्ड ग्रुप्स who are fighting amongst themselves, supporting M23, fighting against M23, and it's a complete chaos. इस particular chaos को कई बार UN ने रोकने की कोशिश की है, but नहीं हो पाया है। I've done a complete, cover of a video analysis of the Congo war. तो आप you can go and listen to it. But at this point of time, what is important from your perspective is गोमा कहाँ पे है, लेक किवू कहाँ पे है, लोकेशन के बेसिस पे। अगेन एग्जाम में आपको कॉन्गो के बारे में नहीं पूछा जाएगा, डीआरसी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन कैन कम ऑन द गोमा एंड द लेक किवू। आते हैं नेक्स्ट ऑफ कोर्स अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने जो डराया था
वो फाइनली कर दिखाया है. ही हैज इम्पोज्ड टैरिफ्स ऑन कनाडा, मेक्सिको एज वेल एज ऑन चाइना. इम्पोजिशन पहले ऑफ कोर्स किया था, बट उसके बाद नेगोशिएशंस किए हैं कनाडा के साथ, और इस नेगोशिएशंस के बेसिस पे जो टैरिफ्स लगाई गई हैं कनाडा पे वो हटा दी गई हैं. नेगोशिएशंस के बेसिस में कनाडा ने ये कहा है कि वो अपने फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे ऑन द बॉर्डर्स. अलोंग विद इट उन्होंने ये भी कहा है कि दे आर गोइंग टू स्टॉप ड्रग, फेंटनिल जो ड्रग है उसको रोकने की कोशिश करेंगे. तो उसके लिए दे आर गोइंग टू बी मोर सर्वेलेंस एंड थिंग्स लाइक दैट. तो अभी के लिए टैरिफ्स बंद कर दिया है, बट ऑफ कोर्स रिलेशंस हैव गॉट वर्जन बिटवीन कनाडा एंड यूएस. एंड चाइना ने ये मैटर WTO में ले जाने की धमकी दी है. कहा है कि भाई रिटेलिएशन से कुछ नहीं होगा, WTO में बात करेंगे. मेक्सिको ने रिटेलिएशन पे बात कर दिया है, बोला है कि हम भी रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएंगे. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अमेरिका ने ऐसे पॉलिसीज अपना लिए हैं जिसके वजह से जियोपॉलिटिक्स, मतलब the concerns that we should have had about climate change, human smuggling, drug trafficking, ये सब कुछ हट के now we are talking about tariff wars, right? So that is where the trend has been last week. पूरा एकदम obsession हो रहा है अभी पूरे दुनिया का about what Trump is going to do. Next news of course is about the UN Human Rights Monitoring Mission, जिन्होंने रिपोर्ट किया है कि रशिया के आर्म्ड फोर्सेस ने यूक्रेनियन सोल्जर्स जो वो पकड़ रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, उनका एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया है. अकॉर्डिंग टू दी रूल्स आप प्रिजनर ऑफ वॉर को कुछ नहीं कर सकते हो. यू हैव टू अगेन kind of with respect return them back. But at this point of time जो monitoring mission report कर रहा है वो ये कह रहा है कि executions of soldiers have started to happen. ये एक crime माना जाएगा, and अगर कभी भी पुतिन को war crimes के लिए haul up किया जाए तो इस बात पे ज़रूर डिस्कशन होगा. नेक्स्ट आते हैं पनामा पे. तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ट्रम्प की बात को फिर से दोहराते हुए यही कहा है कि भाई पनामा शुड स्टॉप दिस डिविसिव पॉलिसी ऑफ चार्जिंग मोर फ्रॉम अमेरिकन शिप्स, वरना पनामा का कैनाल अमेरिका ले लेगा. चाइना को जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है पनामा वो सही नहीं है, एंड चाइना का इन्फ्लुएंस पनामा में कम होना चाहिए बिकॉज इट इज जो कनाल है वो अमेरिका के पैसे से बना है. सो अगेन थ्रेटनिंग पनामा टू गेट आउट ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस. लास्ट न्यूज जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम लास्ट वीक इज अबाउट कतर. कतर ने कहा है कि भाई जो सीज फायर चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, फेज 1 के अंडर पे कई सारे हॉस्टेजेस वापस आए हैं, जिसके रिटर्न में पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स वापस भेजे गए हैं टू गाजा. अब बारी आ चुकी है फेज 2 के नेगोशिएशंस पे, और फेज 2 के नेगोशिएशंस पे बात होनी है ऑफ विड्रॉल ऑफ इजरायली फोर्सेस फ्रॉम गाजा एंड रीबिल्डिंग ऑफ गाजा. तो इस पे नेगोशिएशन शुरू हो जानी चाहिए, एंड कतर इज इंसिस्टिंग ऑन इट, सेइंग दैट वरना ये सीज फायर भी फेल कर जाएगा. सो दिस इज व्हाट द न्यूज हैज बीन लास्ट वीक. आई होप I have been able to kind of give you the entire glimpse of what has happened last week around the world. If you have any doubts, please connect with me. I'll see you in the next one. Till then, bye. और हाँ, भूलना मत comment section में लिखने के लिए. I'll definitely read what your ideas are about emotions and geopolitics. Take care. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. Ab offline ho ya online, we are the lifeline.